डिप्टी की कोई अहमियत नहीं। वो खिसक भी गया तो कोई बात नहीं, उसे फिर भी पकड़ा जा सकता है। जमा वो कातिल नहीं हो सकता। तो किसकी अहमियत है? अंजना रांका की है, नहीं तो हो सकती है। है कहाँ वो? क्या वो भी खिसक गई? नहीं, थोड़ी देर पहले वो लेडीज़ टॉयलेट में गई थी, अभी भी वहाँ होगी। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे माधव के बारे में बताया। ओह, मैं पता करता हूँ। मैं हॉल के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा तो यादव भी हिचकिचाता हुआ मेरे साथ हो लिया। हम लेडीज़ टॉयलेट के बंद दरवाजे पर पहुँचे। अंजना मैम बाहर आई? मैंने माधव से पूछा। नहीं सर, अभी भी अंदर ही है। सब पहले थी तो अभी भी हैं। ठीक, और कोई आया? उसने इनकार में सर हिलाया। औरत है? यादव की तरफ देखता मैं बड़बड़ाया। हसीन औरत है, फिर भी इतना टाइम तो टॉयलेट में नहीं लगना चाहिए। यादव ने सहमति में सर हिलाया, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव आए। वो आगे बढ़ा और एक झटके से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हुआ। हिचकिचाते हुए मैंने भी उसके पीछे भीतर कदम रखा। भीतर कोई नहीं था। मैं फ़ौरन बाहर लौटा और माधव से मुखातिब हुआ। मेरे जाने के बाद से तू यहीं था? मैंने सख्ती से पूछा। हाँ सर। हर घड़ी एक सेकंड के लिए भी यहाँ से नहीं हिला था? वो निगाह चुराने लगा। मैंने उसे बाँह पकड़कर झिंझोड़ा। बस जरा सी देर के लिए गया था। वो भयभीत भाव से बोला। क्यों गया था और कहाँ गया था? देवीलाल को बोलने गया था कि मेरे को यहाँ तैनात किया गया था। इडियट! भैंस चोरी हो जाने के बाद भी तबेले की निगरानी करने वाला अहमक। अब जाके ढूंढ उसे। सर मैं कहाँ से ढूंढूं? यहाँ से तो दफ़ा हो। भारी कदमों से चलता तो वो वहाँ से टला। मैं वापस भीतर दाखिल हुआ। टॉयलेट की पल्ली दीवार में एक धुंधले शीशों वाली खिड़की थी जो उस घड़ी खुली थी जिसके सामने यादव खड़ा था। मैं उसके करीब पहुंचा। ये खिड़की खुली थी? मैंने पूछा। नहीं, मैंने खोली। भीतर से बंद नहीं थी, कोई चटकनी वगैरह नहीं लगी हुई थी। बस धक्का दिया और खुल गई। देख ही रहे हो, बाहर को खुलती है। वो इधर से खिसकी? बहुत मुमकिन है। लेडीज़ टॉयलेट की खिड़की है, भीतर से मजबूती से बंद मिलनी चाहिए थी। वो इधर से निकल गई इसलिए पीछे खिड़की के भीतर से चटकनी नहीं थी। अरे उसकी छोड़ो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? ये खिड़की ऊपर श्यामली के बेडरूम के एन नीचे है। इसकी बगल से ड्रेनेज का पाइप गुजरता है। कातिल उस पाइप के सहारे ऊपर श्यामली के बेडरूम तक चढ़ गया हो सकता है। हाँ, फिर वॉच पर लगे तुम्हारे आदमी से तो कोई कोताही नहीं हुई? हाँ, कोई कोताही हुई तो मेरे से हुई। मैंने ही नहीं सोचा कि कातिल अपनी पहुंच बनाने के लिए कोई ऑल्टरनेट रास्ता अख्तियार कर सकता था। मैं खामोश रहा। बहरहाल उस दौरान अंजना रांका यहाँ थी। उसको उसकी कोई आहट मिली हो सकती है। उत्सुकतावश उसने खिड़की खोलकर बाहर झाँका हो सकता है। कोहली, पाइप पर चढ़ते कातिल को अगर उसकी खबर लग गई थी तो सोचो क्या हुआ होगा। हे भगवान, अभी कितने कत्ल और मेरे पल्ले पड़ेंगे। कत्ल? फिर और क्या, गवाह कौन छोड़ता है? तत्काल अंजना की या उसकी लाश की तलाश शुरू हुई। वो वहीं लेडीज़ टॉयलेट में ही एक लेबोरेटरी स्टॉल के बंद दरवाजे के भीतर की तरफ लटकती पाई गई। रस्सी का फंदा उसके गले में था और उसका दूसरा सिरा ऊपर चौखट में ठुकी एक कील के साथ बंधा था। वो दरवाजे के साथ यूं लटकी हुई थी कि उसके पैरों के अंगूठे फर्श छू रहे थे। तत्काल रस्सी खोली गई और उसे बाहर फर्श पर लिटाया गया। यादव ने उसकी नाक के नीचे उंगली लगाई। मैंने सस्पेंस से उसकी तरफ देखा। उसने निराश भाव से अपनी गर्दन इनकार में हिलाई। फिर उसने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। शाहरग प्रोटोली है? तत्काल वो उत्तेजित भाव से बोला। अभी है। अबे रामबल, सांस दे, सांस दे। उसके करीब खड़ा हवलदार रामबल जरूर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से वाकिफ था। तत्काल वो नीचे बैठा और उसकी छाती पर दोनों हाथ टिकाकर दबाव डालता हटाता उसकी धौखनी चलाने की कोशिश करने लगा। उसके तत्काल प्राण निकलने से ज़रूर इसलिए रह गए थे कि लेबोरेटरी में लटकाने की जगह कम थी। रस्सी खींचने पर पाँव के अंगूठे फर्श की ओर जा लगे थे और गर्दन के गिर्द लिपटी रस्सी पर जिस्म का पूरा भार नहीं पड़ पाया था। उस दौरान बाहर दरवाजे पर लोग जमा होने लगे थे। कोई भीतर ना आए,
यादव ने चेतावनी जारी की। सब आंखें फैलाए पहलू बदलते दरवाजे के बाहर ही ठिठके खड़े रहे। वही कार्य प्रणाली है, यादव के करीब जाकर मैं धीरे से बोला, जो पहले सिद्धार्थ एंकलेव वाले केस में इस्तेमाल हो चुकी है। यादव ने सहमति में सर हिलाया। कोई 10 मिनट में उसके चेहरे की रंगत लौटने लगी और सांस व्यवस्थित होने लगी। खाली हसीन ही नहीं, खुशकिस्मत भी बला की थी। और 2-3 मिनट लटकी रहती तो लाश ही फंदे से उतारी जाती। तब उसे उठाकर बाहर लाया गया और एक सोफे पर लिटाया गया। वहाँ उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और हलक में ब्रांडी टपकाई गई और 10 मिनट बाद वो उठकर बैठ गई। यादव की जान में जान आई। कैसा महसूस हो रहा है? उसने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में सवाल किया। उसने सहमति में सर हिलाकर तस्दीक की कि अच्छा महसूस हो रहा है। बोल सकती हो? बात कर सकती हो? हाँ हाँ। क्या हुआ था? जवाब देने से पहले उसके शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। उसकी व्याकुल आंखें अपनी कटोरियों में फिरी। फिर करहा की तरह उसके मुंह से निकला, मैंने उसे देखा था। किसे? किसे देखा था? कातिल को। कौन था वो? वही था। कौन? टेढ़ी बाह वाला। कहाँ देखा था? क्या कर रहा था? खिड़की के बाहर देखा था, कमन डाल के ऊपर चढ़ रहा था। तो यादव का ख्याल गलत था कि वो ड्रेन पाइप के जरिए ऊपर श्यामली के बेडरूम की खिड़की तक चढ़ा था। पता कैसे लगा था? खिड़की के धुंधले शीशे पर परछाई पड़ी थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर झाँका था तो वो मुझे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता दिखाई दिया था। उसकी टेढ़ी दूसरे से छोटी बाह मुझे साफ दिखाई दी थी। फिर उसे मेरी खबर लग गई थी। ऊपर चढ़ते उसने फौरन नीचे छलांग लगा दी। फिर खिड़की की चौखट पर चढ़ाया। फिर मेरे पर हमला कर दिया और वो हाथों में मुंह छुपाकर सुबकने लगी। इजी इजी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। उस माहौल में भी मैंने उसकी पीठ थपथपाई ही नहीं, थपथपाने के बहाने सहलाई, सहलाने के बहाने टटोली। पीठ और भी जो कुछ तब हाथ में आया। मैं बेहोश हो गई। और वो फिर बोली, होश आया तो टॉयलेट के फर्श पर पड़ी थी और कोई मेरी छाती दबा रहा था। नकली सांस देने के लिए? यादव जल्दी से बोला। मुझे क्या हुआ था? यादव ने बताया। हे भगवान, उसने मुझे फांसी देने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब होने में कोई कसर भी नहीं रही थी। बाय द वे, कोली की वजह से बची हो तुम। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराया। थैंक यू, वो बोली। नेवर माइंड। लेकिन देख लिए जाने के बावजूद कातिल अपने मकसद में कामयाब हो गया। क्या मतलब? श्यामली, मिसेस तोशनीवाल, खत्म। ओह माय गॉड। कई क्षण वो खामोश रही। एक तरह से फिर धीरे से बोली, मैं भी मैडम की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। तुम जिम्मेदार हो? कैसे? तोशनीवाल साहब वक्ती तौर पर फैमिली के साथ किसी नामालूम जगह मूव कर जाना चाहते थे। मैंने ही उन्हें यकीन दिलाया था कि मैडम ने तुम्हें अंगेज किया था तो तुम किसी को कुछ होने नहीं दोगे। लेकिन मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं जो। आई अंडरस्टैंड। नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। डिटेक्टिव डिटेक्ट करता है, बल्कि करने की कोशिश करता है, जिसमें कभी वो कामयाब होता है, कभी नहीं होता। जादूगर गिली गिली करके अपने जादू की छड़ी घुमाता है तो अपने कर्तव्य में हर बार कामयाब होता है। ये फ़र्क है डिटेक्टिव होने में और जादूगर होने में। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने यही समझा था कि तुम मोटी फीस लेते हो तो फीस का सिला देते हो, रिजल्ट्स की गारंटी करते हो। क्या करता हूँ? कातिल को खुद गोली मार देता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने लायक बात समझी जाती है। जो तुम कह रही हो वो समझने लायक नहीं है। तुम मुझे एक नालायक, इनएफिशिएंट पीढ़ी करार देने की कोशिश कर रही हो। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट यू डिड। बस करो। यादव दखल अंदाज हुआ। ये ना भूलो, ये जिंदा बच गई है, इसलिए अब कातिल के खिलाफ विटनेस है और इसलिए कातिल से इसकी जान को अभी भी खतरा है। अंजना के शरीर ने प्रत्यक्ष जोर की झुरझुरी ली। मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं, मैं चलता हूँ, मैं बोला। ओह नो प्लीज़, तत्काल अंजना बेचैन भाव से बोली।
क्या उन्नो? मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अकेली नहीं हो यहाँ तुम। यहाँ ना, मैं हमेशा ही तो यहाँ बनी नहीं रह सकती। मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो पुलिस मुहैया कराएगी ना, मैं क्या करा सकता हूँ? मैं तो नालायक पीटी हूँ जो अपने क्लाइंट की हिफाजत नहीं कर सका। तुम खामखा खफा हो रहे हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरा है। सी यू बेबी। मैं वहाँ से हट कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तत्काल तोशनीवाल मेरे करीब पहुँचा। उसने बेचैन भाव से बाँह पकड़कर मुझे हिलाया। सब ठीक है, शी इज़ सेफ, शी विल लिव। वहाँ छुड़ाता मैं बोला। उसने चैन की लंबी सांस ली। बीवी की लाश के सरहाने भी उसे माशूक की फिक्र से सता रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मौका वारदात पर पहुंचा। मैं सीधा एक खिड़की पर पहुंचा। बारीकी से मैंने खिड़की का और उसके बाहर के प्रोजेक्शन का मुआयना किया। कोई संदेहजनक बात मुझे दिखाई ना दी। मैं दूसरी खिड़की पर पहुंचा। वहाँ भी वही हाल था। अभी एक खिड़की वहाँ और थी। उसके बाहर के प्रोजेक्शंस पर खुंचे जाने के अपनी कहानी खुद कहने वाले निशान मौजूद थे। साफ लगता था कमंद का हुक वहाँ टकराया था, वहाँ अटका था। रस्सी पर चढ़ते वक्त शरीर का भार पड़ने से हुक वहाँ से ना हटता, लेकिन ढीली रस्सी को नीचे से झटका देने से हुक वहाँ से अलग हो जाता और फिर पता ही ना चलता कि कमन डालकर कोई इधर से ऊपर आ गया था। मैं वापस नीचे पहुँचा। यादव ने प्रश्न सूचक निगाह मेरी तरफ से मेरी ओर देखा। मैंने उसे एक और ले जाकर अपनी की ऊपर की जो खोज थी उसके बारे में बताया। तुम्हारी जानकारी के लिए वो रस्सी बरामद हो गई है जो कमन लगाने के काम में लाई गई थी। अच्छा, कहाँ मिली? मकतूला मिसेस तोशनीवाल के बेडरूम के खिड़की के ऐन नीचे घास में पड़ी मिली। खोली, वो रस्सी कोई आम रस्सी नहीं थी। वो वैसी रस्सी निकली जिसे पर्वतारोही इस्तेमाल करते हैं, जो कि फिर पार्टनर की तरफ इशारा है। आई सी। वो रस्सी कहाँ है? अभी वहीं पड़ी है, जाती बार उठा लेंगे। मैं देखूँ ज़रा? तू क्या देखेगा? यही कि पर्वतारोहियों के इस्तेमाल में आने वाली रस्सी कैसी होती है। कोहली, बाज आजा। मैं हंसा, फिर बोला, देखने दो प्लीज़। ठीक है, देख। मैं लेडीज़ वॉशरूम में दाखिल हुआ और धुंधले शीशों वाली खिड़की फांद कर बाहर लॉन में पहुंचा। यादव ने ऐसी कोई कोशिश न की, वो खिड़की पर ही खड़ा रहा। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और वहां मैंने घास में रोल की सूरत में पड़ी मोटी रस्सी काबू में की। रस्सी के एक सिरे पर रबड़ चढ़ा लोहे का मजबूत हुक था और उसकी सारी लंबाई में 1 फुट के फासले पर गांठें थीं। मैंने रस्सी को फैलाया, उसके हुक से कोई 2 फुट दूर थामा और उसे ऊपर बीच की खिड़की के नीचे प्रोजेक्शन की ओर उछाला। हुक वहाँ कहीं टकराया और वेग से यूं नीचे आकर गिरा कि मेरा सर उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। मैंने कमंद की तरह हुक को फिर उछाला, फिर उछाला। छठी कोशिश में हुक प्रोजेक्शन पर अटका। मैंने रस्सी को खींचकर सुनिश्चित किया कि वो मजबूती से अपनी जगह पर टिका हुआ था और फिर रस्सी के साथ लटक कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। रस्सी की पहली ही गांठ अभी मेरे पैरों की पकड़ में आई थी कि हुक प्रोजेक्शन पर से अलग हो गया और फिर मेरा सर उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। ये ट्रेनिंग से होने वाले काम होते हैं, खड़े पैर नहीं हो जाते। यादव खिड़की पर खड़ा बोला। तू तो पलक झपकते पर्वतारोही बनने की कोशिश कर रहा है। मैं खिसियाता हुआ सा हंसा। अब इससे पहले कि हुक से तेरा सर फूटे, वापस आ जा। मैंने रस्सी को यथास्थान घास पर डाला और खिड़की पर लौटा। यादव ने हाथ का सहारा देकर वापस भीतर खींचने में मेरी मदद की। हम वापस हॉल में लौटे। अब इसका, मैंने अंजना रांका की तरफ इशारा किया। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यह बिल्कुल ठीक ठाक है, चली जाएगी अभी खुद ही। मैंने लिफ्ट ऑफ़र की थी, एस्कॉर्ट ऑफ़र किया था। बोली ज़रूरत नहीं, दिलेरी दिखाई पट्टी ने। है तो सही ज़रूरत, जब ये कातिल के खिलाफ गवाह है। हम शॉर्ट हैंडेड हैं, गवाह की प्रोटेक्शन की कोई मांग नहीं है तो हम प्रोटेक्शन को नज़रअंदाज कर सकते हैं। कमाल है। फिर मैंने अंजना को वहाँ से रुखसत होते देखा। उस घड़ी को तोशनीवाल पता नहीं कहाँ था। ऊपर चलो, यादव बोला, और दिखाओ मुझे वो खिड़की जिसके बाहर कमंद लगी होने के टेलटेल साइन तुम कहते हो तुमने देखे। मैंने सहमति में सर हिलाया।
मैं उसके साथ वापस ऊपर मकतूला के कमरे में पहुंचा। यादव ने गौर से खिड़की का मुआयना किया और फिर पुलिसियों के साथ वहां पहुंचे हुए फोटोग्राफर्स को प्रोजेक्शन की तस्वीरें निकालने का हुक्म दिया। फिर वो बाकी टीम से मुखातिब हुआ। कत्ल का क्लियर कट केस है, लोकल थाने से आया सब इंस्पेक्टर बोला। जोर ज़बरदस्ती, धींगा मुष्टि के कोई निशानात नहीं पाए गए हैं। मकतूला की उंगलियों के नाखून के भीतर की तरफ से बिल्कुल साफ मिली है, जिससे साबित होता है किसी नोच खसोट की नौबत नहीं आई थी। यानी कि कातिल के जो कोई भी है, जिस्म पर खरोचों के कोई निशान नहीं मिलने वाले। जो शलवार सूट वो पहने हैं उसकी शर्ट एक जगह से थोड़ी मस्की हुई है, लेकिन उसकी वजह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई धर पकड़ रही है, कोई छीना झपटी रही हो। आगे जानकारी में आया कि वहाँ से जो फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे वो या फैमिली मेम्बर्स के थे या सर्वेंट्स के थे। कोई अनजाना अनचिन्हा फिंगरप्रिंट वहाँ से बरामद नहीं हुआ था। मर्डर वेपन वहाँ से बरामद नहीं हुआ था। अलबत्ता बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट्स का मोटा अंदाज़ा था कि मर्डर वेपन 32 कैलिबर का गन था। फिर 32 कैलिबर की गन की हाजिरी। मेरी तवज्जो बाथरूम के करीब के बंद दरवाजे की तरफ गई। वो दरवाज़ा कैसा है? मैं उत्सुक भाव से बोला। वार्डरोब का होगा, यादव लापरवाही से बोला। लेकिन वार्डरोब तो उधर है। मैंने विपरीत दिशा की दीवार की ओर संकेत किया। ये क्लोजेट होगा। होगा? उसने घूरकर मुझे देखा, फिर दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने दरवाज़ा ट्राई किया तो दरवाजे को मजबूती से बंद पाया। देवीलाल को वहाँ तलब किया गया। ये दरवाज़ा कैसा है? ये सर अगले और इस कमरे के बीच का दरवाज़ा है, देवीलाल सविनय बोला। कम्युनिकेटिंग डोर? मैं बोला। वही, लेकिन उस काम नहीं आता जो आपने इसे बोला। मतलब? 2 साल से लॉक्ड है, जब से वो मैडम अंजना रंका साहब की। वो खामोश हो गया। खोलना हो तो कैसे खुलेगा? चाबी उधर उस मेज के दीवार के साथ लगी राइटिंग टेबल के दराज में है। मैंने यादव की तरफ देखा। यादव ने सहमति में सर हिलाया, फिर हुक्म दिया, निकाल के ला। देवीलाल चाबी लेकर आया तो उसी को दरवाज़ा खोलने को बोला गया। दरवाजे के पार भी एक वैसा ही उसी साइज़ का बेडरूम निकला जो मालूम हुआ कि शिव मंगल तोशनीवाल का था। पुलिस ने उस जगह को भी भरपूर टटोला, कुछ हाथ ना आया। बीच के दरवाजे से सब वापस लौटे और उसे पूर्ववत लॉक कर दिया गया और चाबी यथास्थान पहुंचा दी गई। लड़के का बेडरूम कहाँ है? मैंने पूछा। लड़का एक ही तो है यहाँ पर। अच्छा, आप शिशिर की बात कर रहे हैं? नहीं, शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। वो बाहर गलियारे के पार है। देखा? उसने आदेश का पालन किया। शिशिर के कमरे की भी पड़ताल हुई। कमरा एन वैसा निकला जैसा कि किसी संपन्न नौजवान का होना अपेक्षित था। कुछ जुदा था तो ये था कि लड़का पढ़ने का शौकीन जान पड़ता था, जबकि नौजवानों में पढ़ने का रिवाज तो जैसे ख़त्म ही होता जा रहा था। एक दीवार में बहुत बड़ा बुक शेल्फ था जो किताबों से ठसाठस भरा हुआ था। मैंने करीब जाकर टाइटल्स का मुआयना किया तो पाया वहाँ एक भारी भरकम ग्रंथ विश्व विज्ञान पर भी था। गौरतलब बात ये थी कि उसमें जहाँ ऑर्सेनिक और स्ट्रिक्निन जैसी घातक विषयों का जिक्र था, वहाँ पन्ना मुड़ा हुआ था और तहरीर की कई लाइनें पेंसिल से रेखांकित थीं। किसी ने, लड़के ने ही, और किसने उन घातक विषयों का गहन अध्ययन किया जान पड़ता था। और क्यों? मर्डर्स में और वैरायटी पैदा करने के लिए। तो क्या आइंदा कत्ल जहर से होने वाला था? मैंने किताब को यथास्थान रखा और यादव की तरफ तवज्जो दी। परे वार्डरोब के करीब खड़ा वो ट्वीट के एक वैसे कोट का मुआयना कर रहा था जिसकी कोहनियों पर मैचिंग चमड़ा मड़ा हुआ था। मैं उसके करीब पहुंचा। कोई खास बात? मैं बोला। है तो सही। क्या? उसने कोट की पीठ मेरी तरफ घुमाई और उसे नीचे से थामा। ये देखो, खून लगा जान पड़ता है। हाँ, कुछ लाल सा, मैं सावधानी वाले स्वर में बोला। खून है, वो रेव पार्टी में था। केचप के बारे में क्या ख्याल है? खून है। ऐसी पार्टियों में काफ़ी अराजकता होती है। कोई बोतल फूटी होती, कोई हाथ वाथ काट बैठा होगा। लड़के की हिमायत कर रहे हो? नहीं, जो और संभावनाएं हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं ये कोट कब्जे में ले रहा हूँ। लैब में पता लगेगा ये टमाटो केचप है या खून।
खून है तो किस ग्रुप का? उसने कोट एक सिपाही के हवाले किया, फिर तलाशी मुकम्मल की, जिसमें कुछ हाथ ना आया। लड़का घर में है? यादव देवीलाल से संबोधित हुआ। खबरदार, मैंने चेताया। जो फिर पूछा कौन लड़का? देवीलाल ने सहमी शक्ल बनाई और जल्दी से सहमति में सर हिलाया। बुला के ला। देवीलाल ने आदेश का पालन किया। शिशिर वहाँ पहुँचा। आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? यादव की शक्ल से न लगा कि उसने उस ऐतराज़ की तरफ तवज्जो तक दी थी। मैं कहता हूँ आप लोग। शट अप! यादव बिना गुस्सा जताए शांति से बोला। लड़के ने जोर से थूक निकली। यादव ने सिपाही के हाथ से कोट वापस लेकर उसके सामने किया। तुम्हारा है? हाँ। लास्ट टाइम कब पहना था? अभी कल ही पहना था। गुड़गांव में जिस पार्टी में शामिल थे उसमें ये कोट पहन कर गए थे? हाँ। इसमें खून कैसा लगा? खून? यादव ने कोट की पीठ का बॉटम का हिस्सा उसके सामने किया। अच्छा ये? हाँ ये। आप समझ रहे हो ये मम्मी के जिस्म से बहा खून है। मुझे मम्मी का कातिल? जवाब दो। पार्टी में एक लड़का हाथ में थमा गिलास तोड़ बैठा था। बहुत खून बह रहा था। जहाँ खून बह रहा था वहाँ बेध्यानी में मैं बैठ गया था, तभी कोट को ये खून लगा होगा। मुझे इस बाबत कुछ नहीं मालूम था। मालूम होता तो आते ही कोट देवीलाल के हवाले करता, या कोट को साफ करता, या ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजता। उसे ऐसे वार्डरूम में तो न टांगता। वो लड़का जिसका हाथ कटा था तुम्हारा वाकिफ था? हाँ। फ्रेंड था? हाँ। नाम बताओ। उसने बोला। मोबाइल नंबर बोलो। उसने वो भी बोला। यादव ने अपना मोबाइल निकाल कर उस नंबर पर कॉल लगाया। 2 मिनट वो फ़ोन पर मसरूफ़ रहा। फिर उसने फ़ोन जेब के हवाले किया और लड़के की तरफ घुमा। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कहानी की तस्दीक कर रहा है। थैंक गॉड, शिशिर बोला। पहले से सिखा पढ़ा कर तो नहीं रखा हुआ था? पहले से? हाँ। मुझे पहले से ऐसी किसी ज़रूरत का एहसास होता तो आसान काम ना करता। आसान काम? कोट ही गायब कर देता। काफ़ी सयाने हो। वो खामोश रहा। पढ़ने का काफ़ी शौक है तुम्हें, है? मैं बोला। अच्छा कलेक्शन है बुक का यहाँ। उसने सहमति में सर हिलाकर अपने शौक की और अच्छे कलेक्शंस की हामी भरी। कलेक्शन में ग्रंथ विश्व विज्ञान पर भी है। उसकी भवें उठी। मैंने शेल्फ में से पुस्तक निकाल कर उसे दिखाई। अच्छा ये तो किसी ने मुझे गिफ्ट की थी। किसने? खुद लेखक ने। आई सी। लेकिन ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं, इसलिए रख छोड़ी बस। कभी पढ़ी नहीं? ना, खोल के भी नहीं देखी। तो किसने पढ़ी? क्या मतलब? मैंने पुस्तक को वहाँ से खोलकर उसके सामने किया जहाँ पन्ना मुड़ा हुआ था और कुछ लाइनें अंडरलाइन की गई थीं। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। जल्दी से किताब मेरे हाथ से लेकर उसने उसका मुआयना किया। मैं इस बाबत कुछ नहीं जानता। हो सकता है ये मुझे ऐसे ही मिली हो। लेकिन लेखक मार्ड किताब भला तुम्हें क्यों गिफ्ट करेगा? तो फिर ये मार्किंग यहाँ किसी ने की? किसने? किसी ने भी। पापा ने, मम्मी ने, सुरभि ने, किसी गेस्ट ने भी ऐसा किया हो सकता है। अच्छा, तुम्हारा कमरा इतना एसेसेबल है ही, तभी तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक, मुझे नीचे काम है, मैं जा सकता हूँ? मैंने यादव की तरफ देखा। यादव ने सहमति में सर हिलाया। शिशिर ने किताब वापस शेल्फ पर रखी और वहाँ से चला गया। यहाँ तुम्हारा मुकाम कहाँ है? यादव ने देवीलाल से पूछा। पिछवाड़े में सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। देवीलाल तनिक हड़बड़ाया सा बोला। वहाँ एक कमरा मेरा भी है। दिखाओ, लेके चलो। देवीलाल के साथ हम उसके आवास पर पहुँचे। वहाँ की भी तलाशी हुई, जिसमें खुद यादव ने सक्रिय हिस्सा लिया। शिशिर का आर्म्स पैचेस वाला ट्यूटेड का कोट तब भी उसके हाथ में था, जिसे उसने कुर्सी पर डाला और खुद वहाँ की कई जगहों को टटोला। एक अलमारी के टॉप शेल्फ में से एक पैकेट बरामद हुआ, जिस पर खोपड़ी और एक दूसरी को क्रॉस करती हड्डियों का खतरे का निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, चूहा मारने की दवा, स्ट्रिक्निन। ये क्या है? यादव सख्ती से बोला। वही है सर जो लिखा है, देवीलाल बोला। जवाब दे। जी, चूहे मारने की दवा।
इतने फैंसी इलाके की इतनी फैंसी कोठी में चूहे का क्या काम? बैकयार्ड में है जी, गहरी गहरी खोद खोद लेते हैं वो, इसे खाते हैं और कुएं में ही मर जाते हैं। नहीं, कहीं और जाके मरते हैं। क्या कह रहा है जी? इसे खाने से प्यास लगती है। चूहे पानी के लिए तड़पते हैं, पानी की तलाश में भटकते हैं तो यार्ड से निकल जाते हैं। पढ़ा लिखा है जी, 12वीं पास हूँ। छोटे से आपकी किताबें निकाल कर पढ़ता है? निकाल कर नहीं सर, मांग कर। क्या पढ़ता है? क्या पढ़ना पसंद करता है? नावल कभी कभार। वो देते हैं या खुद छाट लेने को बोलते हैं? खुद छाट लेने को बोलते हैं। इसलिए कभी कभी नॉवल की जगह विश्व विज्ञान की पुस्तक पर छाट ली? नहीं सर, उसी में से ये ज्ञान अर्जित किया कि स्ट्रिक्निन चूहे मारने के भी काम आती थी। नहीं सर, मुझे नावल के सिवा छोटे साहब की किसी किताब में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे मालूम तो था ना कि वैसी एक किताब वहाँ थी? मालूम तो था, लेकिन कभी निकाली नहीं, पढ़ी नहीं, मार्क नहीं की। उसने मजबूती से इनकार में सर हिलाया। हम कोठी में लौटे तब ऊपर बेडरूम में से लाश हटाई जा रही थी और टेक्नीशियंस भी रुखसत होने की तैयारी कर रहे थे। बेडरूम के कोने में एक 2 सीटर सोफ़ा पड़ा था जिस पर हम दोनों जाकर बैठे। कॉफ़ी पिला सकता है? यादव देवीलाल से बोला। देवीलाल ने तत्काल सहमति में सर हिलाया। जा लेकर आ। वो चला गया तो पीछे मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। क्या हो रहा है? यादव यूं बोला जैसे बड़बड़ा रहा हो, स्वतः भाषण कर रहा हो। कहीं कोई सिरा ही पकड़ में नहीं आ रहा। साफ साफ रास्ता दिखाने लायक कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। निशान मिलता है कातिल का, मगर कातिल नहीं मिलता। मैं अंदाज में बोला। इस देवीलाल के बारे में क्या कहते हो? अभी पीछे कमरे में रेड पर्सन के बारे में उसने जो कहानी की वो ठीक हो सकती है। विश्व विज्ञान ग्रंथ उसने ना बाचा हो, ये भी मुमकिन है, क्योंकि जब वो स्ट्रिक्निन के बारे में पहले से जानता था तो ग्रंथ पढ़ के ज्ञान अर्जित करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अपने छतरपुर ट्रिप के बारे में उसने जो कुछ कहा था उससे मैं मुतमईन नहीं। मालिक के भरोसे का नौकर है, फिर भी फार्म हाउस में सुरभि की लाश देखकर वो खामोश रहा। ये एक शक उपजाऊ बात है, और खामोशी की वजह उसने बयान की वो भी यकीन के लायक नहीं। जेल बर्ड वो कभी भी था, लेकिन मालिक का वफादार तो आज भी था। क्यों चुप रहा इतनी बड़ी वारदात की बाबत? उस पर उस वजह से कोई हर्फ आता तो मालिक, जिसका कि वो वफादार था, जिसकी वो गुड बुक्स में था, बचाता ना। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसकी वारदात की बाबत खामोशी ही उसे कातिल करार दे सकती हो ऐसा तो नहीं है। वो कोताही है, नालायकी है, खोटी अक्ल की मिसाल है, लेकिन उसके खिलाफ कत्ल का सबूत तो नहीं। उसको फिर भी कातिल ठहराएं तो केयर टेकर के पीछे पड़े रहने का क्या मतलब बाकी रहा? देवीलाल मोटे तौर पर केयर टेकर जैसा ही है। ऊपर से पता लगा है कि वो थिएट्रिकल मेकअप का ज्ञाता है। ऐसे शख्स के लिए केयर टेकर विष्णु कसाना का बहुरूप धारण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या उसे थिएट्रिकल मेकअप आता है? मैंने सहमति में सर हिलाया। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने सविस्तार उसे JNU के प्रोफेसर मजूमदार से हुई अपनी मुलाकात की बाबत बताया। कमाल है, तो तेरे ख्याल से उसने केयर टेकर का बहुरूप धारण करके वारदात की ताकि उसकी करतूत केयर टेकर के सर थुपती? नहीं हो सकता ऐसा? 2 सवालों का जवाब दे सको तो हो सकता है। बोलो। केयर टेकर की एक बाँह टेढ़ी है और दूसरी बाँह छोटी है। देवीलाल अपनी बाँह को पूरी आस्तीन से ढककर, बाँह को आस्तीन में खींचकर, जानबूझकर टेढ़ी अकड़ाकर ऐसा भ्रम बना सकता है। फट्टा है। ये ना भूलो कि वक्त रात का था और फार्म हाउस में नीम अंधेरा था। फिर भी कमज़ोर है। दूसरी बात, अगर केयर टेकर बेगुनाह है, अगर जो किया देवीलाल ने उसका बहुरूप धर के किया, तो केयर टेकर गायब क्यों है? थाने से वापस फार्म हाउस लौटने की जगह वो खिसक क्यों गया, और अभी तक भी खिसका हुआ क्यों है? तुम्हें क्या पता? मुझे क्या पता? हाँ, कि वो खिसका हुआ है। भाई, जब वो गायब है या कर दिया गया है। क्या कहना चाहते हो? यादव साहब,
आइंदा 24 घंटों में जमुना से उसकी लाश बरामद हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? पिनक में बोल रहा है। उसकी गुमशुदगी को घाट पर मुलाकात से टाई अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉनसेंस। घाट पर मुलाकात की उसकी बात इमरान डिप्टी के लिए थी। तूने खुद मुझे ऐसा बोला। वो बात मुझे मालूम है। तो ऐसे ही किसी और को भी मालूम हो सकती है। उसने इस बात पर विचार किया। जमुना पर कई घाट हैं। फिर बोला, तेरे को मालूम है मुलाकात के मैसेज में किस घाट का जिक्र था? नहीं। तो देवीलाल को कैसे मालूम होगा? वो केयर टेकर के लेवल का आदमी था। वो और केयर टेकर दोनों तोशनीवाल का स्टाफ है। देवीलाल का अक्सर फार्म हाउस पर जाना होता था, इसलिए उसका केयर टेकर से वाकिफ़ होना लाजमी है। क्या पता उस वाकफियत की वजह से ही देवीलाल को घाट की खबर हो। वो कॉफ़ी लेकर आ रहा है। पूछता हूँ अभी साले से। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कबूल नहीं करेगा। बाप का राज है, जानता नहीं पूछने वाला कौन है। मेरी राय में उसकी निगरानी कराने से बेहतर नतीजा निकाल सकता है। तेरी राय में? यूँ उसके कहीं खिसक न जाने की भी गारंटी रहेगी। तभी कॉफ़ी की ट्रे के साथ देवीलाल करीब पहुंचा। उसने हमें कॉफ़ी सर्व कर दी तो यादव ने उसे डिसमिस कर दिया। मैंने सिगरेट को तिलांजलि दी और कॉफ़ी की तरफ तवज्जो दी। अब क्या कहते हो? फिर मैं बोला, भाई थ्योरी है। यादव बोला, बेदम थ्योरी। मैं राजी नहीं इससे। मेरा दाव अभी भी विष्णु कसाना पर ही है, जो कि फरार हो गया। मतवाल चंद के थाने की लापरवाही से खिसकने में कामयाब हो गया। उसने थाने से फार्म हाउस लौटना था, जो कि वो ना लौटा। थाने और फार्म हाउस के बीच उसके साथ देवीलाल ने कोई करतब कर दिया। ये हजम करने लायक बात नहीं। तो तुम्हारी चॉइस का कैंडिडेट केयर टेकर? हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बात से भी मुझे इत्तेफाक है कि केस में किसी दूसरे जने की भी हाजिरी है। लेकिन वो दूसरा जना देवीलाल तो तुम्हें कबूल नहीं। भाई मेरी निगाह में ऑल्टरनेट कैंडिडेट है ना। कौन? वो छोकरा शिशिर तोशनीवाल। क्या बात करते हो? कद काट के मामले में वो भी कद में हेटो की क्लब का ही मेंबर है। जमा, अभी तुमने खुद बोला कि थिएट्रिकल मेकअप का उसे भी तजुर्बा है, और अपने बाप के सहायक के तौर पर वो भी जेएनयू के ड्रामा ग्रुप का रेगुलर विजिटर है। वो गंजा नहीं है। विग इंडस्ट्री की तरक्की कमाल की है। गंजा विग कोई दुर्लभ आइटम भी तो नहीं। आँखों का रंग जुदा है। केयर टेकर की आंखें काली हैं और लड़के की भूरी हैं। भाई कॉन्टेंट लेस हर रंग के मिलते हैं। यादव साहब, जिस रोल में तुम बेटे को फिट कर रहे हो ना, उसमें तो फिर बाप भी फिट है। वो तो गंजा भी रेडीमेड है, उसे तो विग की भी ज़रूरत नहीं। और तो और उसकी आंखें भी काली हैं। और जेएनयू के ड्रामा ग्रुप का सरप्रस्त तो वो है ही, बेटा और सर्वेंट से पहले। तौबा, ये साला हर कोई एक ही सांचे में ढला क्यों है? क्यों है? पर डिप्टी नहीं है। डिप्टी? इमरान डिप्टी। वो भी कहीं ना कहीं फिट जान पड़ता है। सुल्तान बाजार में केयर टेकर का मैसेज उसके लिए था। इमरान डिप्टी लंबा है, गोरा है। जब मेकअप से बड़ा कमाल हो सकता है तो शक्ल की रंगत भी जैसी मर्जी तब्दील की जा सकती है। लंबा वो कोई ढेर ज़्यादा है नहीं। फ्लैट हील पहने, जिस्म ढीला छोड़ दे, कंधे झुका ले तो कद के हेटो की क्लब का ही मेंबर लगने लगेगा। क्या कहने, वो कहीं ना कहीं फिट जान पड़ता है बराबर। सुल्तान बार में केयर टेकर का मैसेज उसके लिए था, लिहाजा वो केयर टेकर से बाखूबी वाकिफ़ था। और सिद्धांत एंक्लेव में कैसे साले ने चुटकी में तिजोरी खोल ली थी? पहले से खुली थी। बकवास ना कर। सच में? क्या सच में? किस लिए बुलाया था उसे वहाँ? तिजोरी खोलने के लिए ना? मैं खामोश रहा। अब जवाब तो देना, हाँ ना कुछ तो बोल। हाँ, मैंने मान ली तेरी बात कि तिजोरी पहले से खुली थी। ना खुली होती तो वो क्या करता? वही करता ना जिसके लिए वो वहाँ बुलाया गया था, जिसके लिए वो एक्सपर्ट था। हाँ, तो तिजोरी पहले से खुली होने से उसकी औकात बदल गई? औकात तो उसकी बदली ही हुई है। अब वो नहीं है जो पहले था। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ, वंस अ सेफ क्रैकर ऑलवेज अ सेफ क्रैकर। मैं कॉफ़ी चुसकने लगा। साला यहाँ भी था और क्या औकात बना के आया था। सारे मेहमान फीके लग रहे थे उसके सामने। जी में आया था तभी गद्दी नाप दूँ।
बड़ी मुश्किल से सब्र किया। कैसे घुस आया? तुम उसके खिलाफ हो इसलिए घुस आया कह रहे हो। क्या पता तोशनीवाल का वाकिफ़ ही हो और मातम पुसी के लिए आया हो। मैं नहीं मानता। साला कोई आके वाकिफ़ नहीं था, गेट क्रैशर था, बिन बुलाए मेहमान था। तोशनीवाल से पूछ कर तो देखो। ज़रूर पूछूंगा। साला कत्ल की हवा लगते ही खिसक गया। मेहमान था तो क्यों खिसक गया? मातम पुसी के लिए आया था तो डबल मातम पुसी का मौका आने पर फूट क्यों गया? ठीक कह रहे हो तुम। ठीक ही कह रहा हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी तवज्जो उसकी तरफ से हट गई थी, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि मकतूला की चीख गूंजने पर भी उससे पहले भी वो वहाँ नहीं था। तुम बोलो, था वो तब वहाँ? दिखाई तो नहीं दिया था, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? कत्ल उसने किया। नीचे से चुपचाप खिसक कर कमंड डालकर यहाँ से ऊपर वो चढ़ा। किया या नहीं किया, लेकिन एक संभावना है ये भी बराबर। और इतने विकेट मल्टी मर्डर केस में हर संभावना पर विचार करना पड़ता है, भले ही वो कितनी ही धूल की कौड़ी जान पड़े। ठीक, इसकी एक और भी स्पेशलिटी है जिससे सिर्फ मैं वाकिफ़ हूँ। क्या? जब वो सेफ क्रैकर रॉबरी केस में गिरफ्तार हुआ था तो मैं उसका अरेस्टिंग ऑफिसर था। उन दिनों उसका पसंदीदा हथियार नाइयों वाला उस्तरा होता था, जो कि हजामत बनाने के काम आता है और जो ऐसी सफाई से गला काट सकता है कि फ़ौरन तो शिकार को पता भी ना चले कि उसका गला कट गया था। वैसा उस्तरा पास रखने पर कोई पाबंदी भी नहीं, क्योंकि वो हथियार नहीं कहलाता। क्योंकि वैसे उस्तरे से बाग अपने शेव खुद भी बना लेते हैं। अब डियर पार्क वाले मर्डर को याद करो। मैं एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। फिर मग एक और रखता हुआ मैं बोला, क्यों, क्या हुआ? जो याद करने को कह रहे हो वो मेरा दिल हिला रहा है। यादव हंसा। गुड नाइट। कहाँ गुड नाइट? लेकिन ठीक है, तुम जाओ। मैं जैसी मुर्दी से शर्त लगा के सोया, सुबह 10:30 बजे भी मुझे टेलीफोन की निरंतर बजती घंटी ने जगाया। मैंने मोबाइल पर निगाह डाली तो उस पर 4 मिस्ड कॉल, एक इंस्पेक्टर यादव की और 3 रजनी की, और एक मेल की इंटीमेशन दर्ज पाई। मैंने लैंडलाइन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। गुड मॉर्निंग, रजनी की आवाज़ आई। गुड मॉर्निंग, मैं बोला। जाग जाइए। अरे जाग गया हूँ, जवाब दे तो रहा हूँ। बहन जी को भी जगा दीजिए। बहन जी? कौन सी बहन जी? जो आपके पहलू में है, जिसकी वजह से दोपहर सर पर है तब भी सो रहे हैं। पागल हुई है क्या? कोई मेरे पहलू में होता तो सो रहा होता, पलक न झपकी होती। अब बोल, कैसे फ़ोन किया? आपके फेवरेट इंस्पेक्टर यादव आपको पूछ रहे थे। यादव? वही वही कह रहे थे कि मोबाइल पर रिस्पांस नहीं है, लैंडलाइन पर भी बस बजती ही रही। पूछने की कोई वजह बताई? नहीं, आपको कॉल बैक करने के लिए बोला है। ठीक है, करता हूँ। आपकी चरण रज से आपका ऑफिस आज कृतार्थ होगा? संस्कृत क्यों बोल रही है? क्या कहना चाहती है? आप ऑफिस आएंगे? पता नहीं, पहले यादव की सुन लो फिर बताऊंगा। बहन जी की भी सुननी होगी। दिमाग ना चाट सवेरे सवेरे। वो फिर हंसी। बंद करता हूँ। मैंने यादव को उसके मोबाइल पर कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। कहाँ था? वो भुनभुनाता सा बोला, घर पर ही था। तो कॉल क्यों नहीं ली? मना पड़ा था। क्या बकता है? कैसे याद किया? कोहली, ये पहला मौका है जबकि डोर और पतंग जैसा साथ बना हुआ है तेरा मेरा। मेरे पल्ले पड़ी हर वारदात में तेरी हाजिरी है, इसलिए सोचा कि नई वारदात की भी तुझे खबर होनी चाहिए। वारदात? हाँ। नहीं? हाँ। फिर? हाँ। अब क्या हुआ? तोशनीवाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हे भगवान, अब उसे क्या हुआ? जहर हुआ। किसी ने जहर देकर उसे मार डालने की कोशिश की। किसी ने क्या मतलब? जिसने कल आखिरी धमकी जारी की उसी ने भी अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखाया। किसी ने में वो भी शामिल है। जहर कहीं स्ट्रिक्निन ही तो नहीं? वही। बहुत जल्दी ऐड किया, कैसे कर पाया? क्या पता तोशनीवाल का बयान होगा तो कुछ पता चलेगा। है कहाँ? वसंत लोग, होली एंजल्स में। बच तो जाएगा ना? पता नहीं यार, डॉक्टर लोग अभी बोले नहीं कुछ। ओह, कोई और बात है तो सही। कैसी ताल्लुक़ रखती है? हाँ तो बताओ ना यार। यार प्लीज़।
केयर टेकर के सुल्तान बार में छोड़े मैसेज के रूप में हमने जमुना के घाटों पर पूछताछ कराई थी, तो ओखला बैराज पर भीकू नाम का एक नाव वाला काबू में आया था, जिसने कि 3-4 दिन पहले रात को केयर टेकर को वहाँ घाट पर देखा था। पहचाना था उसे? नहीं, लेकिन जो हुलिया, खास डिस्टिंक्ट हुलिया उसने बयान किया, खास तौर से टेढ़ी बाह और लंगड़ी चाल वाला हैंडीकैप बयान किया, वो साफ साफ केयर टेकर का था। आई सी। नाव वाला कहता है वहाँ केयर टेकर एक दूसरे शख्स के साथ था। वो तो होगा ही, मैंने बताया तो था कि सुल्तान बार पर विष्णु कसानक के साथ कोई और शख्स था जिसका वहाँ दिल नहीं लगा था और जिसने घाट पर तफरीह का प्रोग्राम बनाया था। केयर टेकर की किसी दूसरे शख्स से सुल्तान बार पर मुलाकात का जो किस्सा मैंने डिप्टी से सुना था, वो तो मैं तुम्हें सुना तो चुका हूँ। हाँ, लेकिन डिप्टी ने तुम्हें और तुमसे और तुमने मेरे से दूसरे शख्स का हुलिया बहुत मोटे तौर पर बयान नहीं किया था। कहा था कि हुलिया के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें थी, नहीं? हाँ, नाव वाले ने वही हुलिया काफ़ी बारीकी से बयान किया था। गुड। उससे कोई शख्स पहचान में आया? आया तो सही। कौन? देवीलाल? देवीलाल क्यों? ऐसे ही पूछा। उससे ताल्लुक़ रखती बातें, बहुत सारी बातें शक के दायरे में आती हैं। समझो उनकी वजह से उसका नाम जहन में कौन था? नहीं, देवीलाल नहीं। तो कौन? इमरान डिप्टी। ओह नो, खामा ओह नो। जुड़ा तो हुआ है उसका नाम केयर टेकर के साथ, पान में लौंग की तरह। कल भी तो केयर टेकर का उसी के लिए मैसेज था घाट पर मिलने की बाबत। यादव साहब, अगर केयर टेकर का 4 दिन पहले का जोड़ीदार इमरान डिप्टी होता ना, तो सुल्तान बार पर, जहाँ वो नॉन फिगर है, हर किसी ने ऐसा बोला होता। औना पौना सही गलत हुलिया किसी ने बयान किया ही ना होता। साफ बोला होता कि केयर टेकर का उस रात का जोड़ीदार इमरान डिप्टी था। लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो, मैं व्यग्र भाव से बोला। लाइन पर हो? हाँ। तो बोलते क्यों नहीं? बोल तो रहा हूँ। डिप्टी सजा याफ्ता मुजरिम है। नाव वाले को रिकॉर्ड में मौजूद उसकी तस्वीर दिखाई होती। बच्चे ना पड़ा कोली। यानी दिखाई थी? हाँ। क्या नतीजा निकला? नाव वाला निर्विवाद रूप से, गारंटी से, 2 टूक नहीं कह सकता था कि तस्वीर उसी शख्स की थी जिसका उसने हुलिया बयान किया था। सो देयर, कोहली, रिकॉर्ड में क्लोजअप्स होते हैं, जैसे फेस का फ्रंट पोज, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल। घाट पर नाव वाले को वो शख्स रूबरू दिखाई दिया, रात के नीम अंधेरे में दिखाई दिया। तो हुलिया बयान करते वक्त उसका जोश शक्ल सूरत पर कम और कद काठ पोशाक वगैरह पर ज़्यादा था। इसलिए डिप्टी की तस्वीर देखकर वो गारंटी से ना कह सका कि घाट पर उस रात केयर टेकर का जोड़ीदार शख्स डिप्टी था। और वैसे क्या? जो हुलिया नाम वाले ने बयान किया था वो एक दूसरे शख्स से भी मिलता है। किससे? तोशनीवाल से। नॉनसेंस। वो केयर टेकर से, अपने मुलाजिम से बेवड़े के अड्डे पर मुलाकात करेगा, घाट पर तफरी के लिए बोलेगा? नामुमकिन। तुझे तेरी बात से इत्तेफाक है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। गलत लगा। जो लगा उसकी कोई बुनियाद नहीं दिखाई देती। इट डज़ नॉट स्टैंड टू रीज़न। मुझे तेरी बात से इत्तेफाक है। नाम वाला और क्या बोला? बोला तो सही और भी बहुत कुछ। यार किस्से में ना बताओ, पहलियाँ ना बुझाओ, सस्पेंस ना फैलाओ। वो कहता है शाम ढले घाट पर घूंट के ऐसे रसिया भी अक्सर आते हैं जो नदी में नौका विहार का आनंद लेते हुए घूंट का आनंद लेना चाहते हैं। नाव वाला कहता है कि उसने केयर टेकर को और उसके जोड़ीदार को, जो कोई भी वो था, ऐसे ही शौकीन जोड़ीदार समझा और अपनी नाव ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और घाट पर उससे दूर कहीं अंधेरे में चले गए थे। वो कहता है कि 20 मिनट बाद एक दूसरा नाव वाला ये शिकायत करता उसके पास आया था कि किनारे पर से उसकी नाव गायब थी। गायब थी? हाँ। पहला नाव वाला उसके साथ गया था तो नावों की सेटिंग में वो जगह खाली थी जहाँ की दूसरे नाव वाले ने अपनी नाव बांधी थी। उन्होंने तब नाव की इधर उधर तलाश की कोशिश की थी तो वो थोड़ी दूर लावारिस से पानी में डोलती पाई गई थी। ठीक से बांधी नहीं होगी। हाँ, बहुत मुमकिन है ऐसा भी। नाव कौन चुराता? क्यों चुराता? वही तो। नौका विहार के पैसे बचाने के लिए कोई नाव चुराता तो कितने पैसे बचाता? 100 रुपये, नाव वाला कहता था। उधर सभी नाव वाले दरिया में तफरी के तमन्नाई मंचलों से 1 घंटे का 100 रुपया चार्ज करते हैं।
कोई 100 रुपये बचाने के लिए नाव घुसता तो उसे उसकी खेना भी तो खुद पड़ता। ये तफरीह हुई या मजदूरी हुई? तू ठीक कह रहा है। अभी एक बात और सुन। अभी और भी? हाँ। क्या? नाव वाला कहता है कि उसने उन 2 जनों को, पहले वाले 2 जनों को वहाँ से जाते फिर देखा था, लेकिन तब उसे एक जना मोटा लगा था, जबकि ना केयरटेकर मोटा था और ना उसका जोड़ीदार जिसका कि उसने हुलिया बयान किया था। क्या मतलब हुआ इसका? सिवाय इसके क्या हो सकता है कि उसे मुगालता लगा, अंधेरे में वहम हुआ, एक पतला मोटा लगने लगा। ठीक। बहरहाल वो 2 जने तफरीह के लिए आए और तफरीह करके लौट गए। हाँ जाहिर है, 20 मिनट की तफरीह, बस इतने के लिए वो महरौली से वहाँ पहुँचे। मूड की बात है, मिजाज की बात है। अब क्या होगा भाई? होली एंजल्स के डॉक्टर ही बताएंगे। अरे तोशनीवाल का नहीं, डिप्टी का। उससे हाँ जवाब तलबी तो होगी बराबर, काबू में करेंगे, देखेंगे क्या कहता है उस रात घाट की हाजिरी की बाबत, फिर कोई फैसला करेंगे। ठीक। अब तेरा क्या इरादा है? इजाज़त दो तो मैं आता हूँ। मिलता हूँ। संबंध विच्छेद हो गया। फिर मैंने मेल की तरफ तवज्जो दी। विशु जी, दानी, मेरा नेपाल में बसा दोस्त। मैं लैपटॉप के हवाले हुआ। विशु ने सुजीत रहंग की बाबत मेरी इंक्वायरी का जवाब भेजा था। जवाब मेरी आशा के अनुरूप था। मैंने लैपटॉप को प्रिंटर से जोड़ा और मेल की उसके साथ के अटैचमेंट की कॉपियाँ निकाली। मैं वसंत लोक और आगे होली एंजल्स हॉस्पिटल पहुंचा। यादव मुझे लॉबी में ही दिखाई दे गया था। उस घड़ी उसके साथ उसका सब इंस्पेक्टर गिरीश तोमर भी था। क्या पोजीशन है? अभिवादन के बाद मैंने यादव से पूछा। पोजीशन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, यादव गंभीरता से बोला। अभी उसको अटेंड करता बड़ा डॉक्टर शुक्ला नाम है मिला था। बोलता था थोड़ी देर में कोई छोटा मोटा बयान देने के काबिल हो जाएगा। बस अब उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई सी। 10 मिनट खामोशी से गुजरे। उस वक्त सिगरेट मुझे बहुत याद आया, क्योंकि वो अस्पताल था और वहाँ धूम्रपान की पाबंदी थी। ऐसा ना होता तो शायद मेरी उसकी तरफ तवज्जो ना गई होती। एक नर्स यादव के पास पहुँची। डॉक्टर शुक्ला ने बोला है। वो यादव से संबोधित हुई। आप पेशेंट से मिल सकते हैं। यादव ने राहत की सांस लेते सहमति में सर हिलाया। नर्स ने हमें उसी फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर के बाजू में स्थित रिकवरी रूम में पहुंचाया, जहाँ की कई तरह की नलकियों ट्यूब के बीच शिवमंगल तोशनीवाल पीठ के बल बेड पर पड़ा था। डॉक्टर शुक्ला भी उस घड़ी वहाँ मौजूद था। आहट पाकर तोशनीवाल ने आंखें खोली, फिर पुतलियाँ व्याकुल भाव से कटोरियों में फिरी। 2 मिनट, डॉक्टर चेतावनी भरे स्वर में बोला। सहमति में सर हिलाता यादव बैठ के सिरहाने पहुंचा। क्या हुआ था? वो सहानुभूतिपूर्ण स्वर में तोशनीवाल से संबोधित हुआ। पता नहीं, तोशनीवाल क्षीण स्वर में बोला। मैं और शिशिर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। चाय का घूंट भरा तो ब्लैकआउट। बस इतना ही याद है। अब होश आया है तो यहाँ था। शिशिर, आपका बेटा जो आपके साथ ब्रेकफास्ट में शामिल था, वो मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। गॉड गॉड, कोई पता करके दो। पेशेंट इज़ गेटिंग एक्साइटेड। ख़त्म कीजिए ये सब, डॉक्टर जल्दी से बोला। मैंने देखा तोशनीवाल ने आंखें बंद कर ली थी, जैसे यूं जाहिर कर रहा था कि वो ही वार्तालाप जारी नहीं रखना चाहता था। फिर कब बात कर सकते हैं? यादव डॉक्टर से पूछ रहा था। शाम को पता कीजिए, डॉक्टर बोला। कितने बजे? 4 बजे। ओके, थैंक यू। हम बाहर निकले और वापस लॉबी में पहुँचे। यहाँ शिशिर और देवीलाल मौजूद थे, यानी लड़का सही सलामत था, बाप की तरह जहर का शिकार नहीं हुआ था। यानी सुजीत रहंग को मकतूला श्यामली का दावा कबूल हुआ था कि शिशिर उसका बेटा था और इसी वजह से आखिरी धमकी सिर्फ तोशनीवाल के लिए थी। तुम्हारी चाय में जहर नहीं था? फिर भी मैंने पूछा। तब कुछ नहीं मालूम था मेरे को, शिशिर परेशान हाल लहजे में बोला। चाय मैंने पी ही नहीं थी। वजह? नौबत ही नहीं आई थी। मैंने कप उठाया ही था, होठों की तरफ बढ़ाया ही था कि डैड का एक घूंट चाय पीते ही फ़ौरन बुरा हाल होता देखा था। चाय छोड़कर मैं उन्हें संभालने में लग गया था। ओह, वैसे बाद में पुलिस के बताए मुझे मालूम हुआ कि मेरी चाय में जहर नहीं था। आई सी। उन लोगों ने एम्बुलेंस बहुत जल्दी भेजी, वरना
देवीलाल बोला। गमगीन भाव से सर हिलाता वो खामोश हो गया। कितनी जल्दी? बहुत ही जल्दी। साहब ने होश खोया नहीं कि एम्बुलेंस पहुंच गई। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा। एम्बुलेंस के लिए कॉल कहाँ रिसीव की जाती है? काउंटर के पीछे मौजूद युवती से मैंने सवाल किया। उसने संदिग्ध भाव से मेरी तरफ देखा। क्यों पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए भाई, क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आवाज़ देकर यादव को करीब बुलाया। ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये पूछ रहे हैं, मैं सख्ती से बोला। क्या बात है? यादव बोला। मैं पूछ रहा हूँ कि एम्बुलेंस के लिए कॉल कहाँ रिसीव की जाती है। जवाब नहीं देती। स्विच बोर्ड पर, युवती जल्दी से बोली। ऑपरेटर रिसीव करती है। स्विच बोर्ड कहाँ है? उसने रिसेप्शन के पिछवाड़े में ही एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। यादव तनिक हिचकिचाता मेरे पीछे हो लिया। स्विच बोर्ड के पीछे मौजूद युवती हमें देखकर सकपकाई। नाम बोलो, मैं बोला। शांता, उसने बिना हुज्जत जवाब दिया। कब से ड्यूटी पर हो? सुबह 7 बजे से। वसंत कुंज से शिव मंगल तोशनीवाल के रेजिडेंस से एम्बुलेंस के लिए कॉल तुमने रिसीव की थी? हाँ जी। कितने बजे? 8:09 पर। ठीक से याद है? एम्बुलेंस कॉल का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। गुड। ये भी मालूम है एम्बुलेंस कब रवाना हुई? हाँ, कॉल आती रवाना हो गई थी। कॉल के बड़ी हद 2 मिनट बाद। कॉल करने वाला कौन था? नाम नहीं मालूम, उसने बताया नहीं, लेकिन कोई औरत थी जो बहुत घबराई बौखलाई बोल रही थी। ओके, थैंक यू। हम वहाँ से बाहर निकले। किस फिराक में हो? यादव बोला। किसी तरह केस हल हो, बस इसी फिराक में हूँ। ये तुम्हारे भी फ़ायदे की बात होगी। अरे इस घड़ी किस फिराक में हो? साथ चलो, अभी मालूम पड़ जाएगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। डॉक्टर शुक्ला ने 4 बजे के लिए बोला, लेकिन तोशनीवाल उससे पहले, कहीं पहले फिर बातचीत के काबिल हो सकता है। मुझे रुकना पड़ेगा। ठीक है फिर। बाय द वे, डिप्टी के बारे में फ़ोन पर जो बोला था उसके बाबत मीडिया में कोई बयान दिया? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों? होल्ड करके रखना। ज़्यादा देर नहीं तो शाम तक होल्ड करके रखना। क्यों? नाव वाले के बयान में झोल निकल सकता है। कैसा झोल? देखना, शाम तक की तो बात है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे शाम तक केस हल करके दिखा देगा, सब कुछ वाइंड अप करके दिखा देगा। देखना। क्या देखना देखना बचता है? तेरे ख्याल से डिप्टी का कहीं कोई दखल नहीं? हो सकता है, कोई दखल बराबर हो सकता है, लेकिन उस दखल की बाबत पहले डिप्टी का वर्जन सुन लेने में क्या हर्ज है? तू उसकी बड़ी हिमायत कर रहा है। खामखा मामा लगता है वो मेरा। तेरे किसी एहसान के तले दबा जान पड़ता है, तभी तो तेरी एक टेलीफोन कॉल पर सिद्धार्थ एंग्रेव दौड़ा चला आया। मुलाहिजे में जो 2 तरफा काम करता है, कभी उसके एक टेलीफोन कॉल पर मुझे भी कहीं दौड़ा चला जाना पड़ सकता है। उसका वर्जन मुझे हफ्ता सुनने को ना मिला तो? अरे मेरे बाप, मैं शाम तक बोला कि नहीं बोला? बोला। ठीक है, शाम तक। थैंक यू। मैं वहाँ से रुखसत हुआ और सीधा भगवान दास रोड अपने फ्लैट पर पहुँचा, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि आइंदा मुझे हथियारबंद होना चाहिए था। दरवाज़ा खोलकर फ्लैट में कदम रखते ही जैसे भूचाल आ गया। फ्लैट से ऊपर की सारी मंजिलें मेरे ऊपर आकर गिरी।